हम मेद धातु इस टॉपिक को देख रहे थे। कल हमने इसके अंतर्गत की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, उसका स्थान, मेदोधरा कला और मेदो व स्रोतस के मूल स्थान और उसके स्रोतस के कार्य, ये पॉइंट्स देखे थे। इसके साथ ही जो इससे संबंधित जो पॉइंट था वो ये था कि मेद धातु की मूल स्थान चरक संहिता के अनुसार रुक्क और अपमानम होते हैं और सुश्रुत संहिता के अनुसार वृक्क और कटि प्रदेश ये आते हैं। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों में भी रुक्क ये उसके मूल स्थान कहा है और उसको मूल स्थान क्यों कहते हैं, इसका एक प्रमुख कारण भी मैंने कल आपको बताया था कि वहां पे मेद का संचय होता है। रुक्क के ऊपर जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसका डिपोजिशन होता है, उसकी जो लेयर होती है वो भी एडिपोज टिश्यू जो फैट की बनी हुई रहती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये पॉइंट कल ही देखने वाले थे, लेकिन अगर इसको स्टार्ट में कर लेता तो कंप्लीट में ज़्यादा टाइम लगता, इसीलिए इस पूरे पॉइंट को आज हम अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारा हेडिंग था मेद धातु का रुक्क से संबंध। इस में जो श्लोक आया है उसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5/16। चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक की दूसरी लाइन है कि मेदोवाहिनी दुष्यति वारुणश्च अति सेवनात्। ओके, इसकी जो पहली लाइन है जिसमें बताया गया है कि जो सामान्य कारण बताए गए हैं कि मेदो वस्त्र उसकी दृष्टि किस कारण होती है, अव्यायामात दिवा स्वप्न मेदा नाम च अतिभक्षणात्, यानी व्यायाम न करने से, दिन में सोने से, मेदोवर्धक पदार्थ के सेवन करने से मेदो व स्रोतस की दृष्टि होती है। लेकिन हमें उससे देखना नहीं है, हमें मुख्यतः ये देखना है कि मेद धातु का मूल स्थान अगर रुक्क कहा गया है तो वो क्यों कहा गया है, तो वो हमें इस दूसरी लाइन से पता चलता है। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि अति मद्यपान से मेदो व स्रोतस दुष्ट होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मद्यपान की वजह से मेद धातु व रुक्क की चयापचय क्रिया में विकृति होकर कालांतराल से रुक्क पिंड अकार्यक्षम होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि मदिरापान से मेदो व स्रोतस की दृष्टि होती है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, तब जाके हम समझ में आ पाएगा कि मेदो व स्रोतस का और रुक्क का क्या संबंध होता है। रुक्क का जो कार्य होता है, रुक्क का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। जब ये उसके कार्य करने में कोई रुकावट आती है तब वो अपना कार्य योग्य तरीके से ना करने की वजह से उसके कार्य में कुछ विकृति आती है। तो
वही होता है मद्यपान से। मद्यपान जो होता है, ये ज्यादा मद्यपान के बारे में कहा गया है। मद्यपान अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो नर्वस सिस्टम विड्रॉल हो जाएगी। नर्वस सिस्टम विड्रॉल हो जाएगी। मद्य की पीएच जो होती है वो पीएच होती है 7.33। गूगल करके आप देख सकते हो। 7.33 का मतलब होता है इथेनॉल की पीएच है ये। तो ये जो पीएच है वो नियर अबाउट द वाटर है। तो मद्यपान अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो वो नर्वस सिस्टम के विड्रॉल के साथ साथ शरीर में अग्नि माध्य निर्माण करेगा। कम मात्रा में वो अग्नि प्रदीपक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो उसकी पीएच नियर अबाउट द वाटर होने के कारण, वाटर की पीएच जो रहती है उससे 7 रहती है, तो उसकी पीएच नियर अबाउट वाटर होने के कारण क्या होगा, वहां पे जो अग्नि माध्य होने के कारण जो सिक्रीशंस होने वाले थे, एसिडिक सिक्रीशंस, उसके बाद बेसिक सिक्रीशंस जो आहार पाचन तंत्र के अंतर्गत होते हैं, वो नहीं हो पाते। पहला फंक्शन तो ये हो गया कि नर्वस सिस्टम विड्रॉल हो गई, उसकी वजह से उसका सिक्रेशन नहीं होगा। दूसरी बात ये हो जाएगी अग्नि माध्य हो गया, उसकी वजह से भी सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो आहार पाचन की प्रोसेस है, दैट इज अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल, वो रुकती नहीं है, वो प्रोसेस तो चलती रहेगी। लेकिन ये प्रोसेस जब चलती रहेंगी तो उसके कार्य में विकृति उत्पन्न होगी, क्योंकि धातु की निर्मित तो होगी, लेकिन धातु की निर्मित जो होगी वो असार तरीके से होगी। सिक्रेशंस प्रॉपर नहीं है, मंदता है, उसके साथ भी धातु निर्मित होगी, तो जो धातु निर्मित होंगे वो सारवान नहीं रहेंगे, असार धातु निर्मित होंगे, असार धातु निर्मित होंगे, और उसके कारण जो मेद धातु की निर्मित होती है, मेद धातु एक तो कन्वर्ट इनटू फैट में कन्वर्जन होके वो लीवर में स्टोर करेगा। ओके, और आपको पता है कि ज्यादा मद्यपान की वजह से हो जाता है लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर हो जाता है। तो फैटी लीवर इसीलिए होता है क्योंकि वो जो स्टोरेज वहां पे होता है, वो स्टोरेज प्राकृत नहीं है, विकृत तरीके का होता है, क्योंकि सारावान में धातु की उत्पत्ति शरीर में नहीं हुई है। तो एक तो उसका फंक्शन डिफेक्टेड हो जाएगा, तो उसकी जो पैथोलॉजी है, उसकी जो विकृति है, उसके तरफ हम नहीं जाएंगे, हम रुक्क को देखते हैं। तो रुक्क का कार्य होता है जो रक्त धातु होता है उसका शुद्धिकरण करना। तो यहाँ पे रक्त धातु का जो शुद्धिकरण होगा उसमें मेद भी आएगा। तो पहले तो होता है लीवर, किडनी का फंक्शन जो होता है वो ड्राइड हो जाता है मद्य की वजह से। बाद में उसके अंदर की क्लेथ की वजह से, क्योंकि किडनी को मेंटेन करना है, उसकी इलेक्ट्रोलाइट की लेवल और बॉडी की वाटर की लेवल को मेंटेन करना है। ऐसे वक्त जिस वक्त नर्वस सिस्टम विड्रॉल है, तो ये कार्य उस वक्त करते करते अगर ज्यादा मात्रा में शरीर से जल चला गया तो उसके वजह से बीपी फॉल डाउन हो जाता है। और ये प्रोसेस लगातार और ज्यादा मात्रा में अगर चलती रही तो जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो चीजें उस ट्रैक के द्वारा नहीं आनी चाहिए वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। असार युक्त जो मेद होता है, यानी आम जिसे हम कह सकते हैं, वो किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए आएगा, और ये पुनः पुनः प्रक्रिया होने के कारण
उसके कार्य में, रुक्क के कार्य में विकृति आएगी, और रुक्क के कार्य में विकृति आने के कारण उसका कार्य जो है वो डिफेक्टेड हो जाएगा। तो हम इस श्लोक से ये समझ सकते हैं कि मेद धातु में अगर विकृति होती है तो उसकी वजह से रुक्क इस अवयव के ऊपर परिणाम होता है। जब कभी भी किसी स्रोतस में विकृति उत्पन्न होती है, यहाँ पे मेदो व स्रोतस, तो जब किसी स्रोतस में विकृति उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम उसके मूल स्थान पे होता है। तो इसके मूल स्थान होते हैं रुक्क और वपावहनम। वपावहनम ये लीवर के पास की जगह है, वहां पे भी फैटी लीवर क्रिएशन होता है, वो विकृति हो गई। ओके, और उसके बाद जो रुक्क है इसके कार्य में भी डिफेक्ट आता है। तो इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि रुक्क मेद धातु का मूल स्थान है। ये एक डिस्कशन हो गया, एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये बात और क्लियर होगी। मैंने कल ही कहा था कि व्याधि के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे। तो एक व्याधि आती है प्रमेह यानी मूत्र रोग, जिसके 20 प्रकार है। उसके अंतर्गत जो वातज मूत्र रोग है, वातज प्रमेह, उसके 4 प्रकार होते हैं। उसमें से एक ओजोमेह। ओजोमेह का मतलब होता है मधुमेह यानी डायबिटीज। तो प्रमेह व्याधि में मुख्यतः मेद दुष्टि होती है। वह कालांतराल से मेद धातु की मूल स्थान रुक्क में रचनात्मक व कार्यात्मक विकृति निर्माण होकर रुक्क अकार्यक्षम होता है। तो प्रमेह ये मूत्र रोगी है। तो मॉडर्न के अनुसार जो मूत्र निर्मित होती है वो किडनी में होती है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहां पे जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और जो घटक मूत्र में नहीं आने चाहिए वो घटक हमें मूत्र में पाए जाएंगे, क्योंकि उसका जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। रुक्क अपना कार्य करेगी तो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली करेगी, लेकिन जब ऐसे घटक जो नहीं आने चाहिए पुनः पुनः आने के बाद उसके कार्य में जो विकृति उत्पन्न हो जाती है तब ये व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और उस वक्त मेद धातु का मूल स्थान, क्योंकि प्रमेह में मुख्यतः मेद धातु की विकृति पाई जाती है, तो उसमें मूल स्थान में रुक्क में रचनात्मक और कार्यात्मक विकृति निर्माण हो जाती है। कार्यात्मक विकृति तो हम देख चुके हैं कि उसके अंतर्गत ऐसी चीजें आएगी जो नहीं आनी चाहिए, उसकी वजह से उसके कार्य में डिफेक्ट आ जाएगा। रचनात्मक क्या होता है? फिर से चलते रहने के कारण उसका जो प्रॉपर शेप होता है किडनी का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो रचनात्मक और कार्यात्मक विकृति उसमें आ जाती है। प्रमेह व्याधि निर्मित के अनेकों कारण है, पर प्रमुखतः स्थूल लोगों में प्रमेह होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पे बार बार प्रमेह कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे डायबिटीज हम नहीं लेंगे, यहाँ पे मूत्र रोग ही लेंगे। तो इस व्याधि में क्या हो जाता है? मुख्यतः ये स्थूल लोगों में पाया जाता है, मोटे लोगों में पाया जाता है। स्थूल यानी वो मेद की तरफ जाएगा, तो मेद की विकृति उनमें होती है। इस वजह से मेद धातु की विकृत वृद्धि, उस वजह से स्थूल्य विकार उत्पन्न, मेद धातु की विकृत वृद्धि होगी, इसका मतलब मोटापा बढ़ गया, स्थूल्य विकार हो गया। स्थूल्य की वजह से प्रमेह की उत्पत्ति होगी। प्रमेह में होने वाले रुक्क विकृति, यह रुग्ण में उपस्थित दुष्ट चक्र
मेद धातु वो उसके मूल स्थान रुक्क पर परस्पर संबंध स्पष्ट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि रुक्क का कार्य बिगड़ेगा तो उसके वजह से प्रमेय उत्पन्न होगा। प्रमेय उन्हीं लोगों में होता है जिनमें मोटापा होता है। ओके, मोटापा बढ़ेगा, उसके बाद फिर रुक्क कार्य में विकृति आएगी, रुक्क कार्य में विकृति आने के बाद फिर प्रमेय ये होगा। तो ये एक प्रकार का चक्र है, दुष्ट चक्र है, साइकिल है, डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, स्थूल्य बढ़ता है, स्थूल्य बढ़ने की वजह से मूत्र का कार्य, जो मूत्र निर्मित होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसकी वजह से प्रमेय होता है। और प्रमेय के कारण फिर से उसके मूल स्थान पे इफेक्ट होगा मेद के ऊपर, और उसकी विकृति होगी और फिर से स्थूल्य बढ़ेगा। ये एक प्रकार का जो साइकिल क्रिएट हुई है वो एक दुष्ट चक्र है, और उसकी वजह से ये व्याधि जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो फिर से यहाँ पे मूत्र के साथ साथ स्थूल्य का, मेद का संबंध आया रुक्क के साथ। तो ये भी चीज, ये भी व्याधि, इसकी भी पैथोलॉजी यही दिशा निर्देश करती है कि रुक्क ये मूल स्थान है। ओके, तो प्रमेय व्याधि क्या होती है, कैसे होती है, इसका डिटेल स्टडी आप सेकंड ईयर में करोगे। उसके बाद जो वारुण्यच्यति सेवनाथ मैंने कहा था, वो जो श्लोक है, वो श्लोक विमान स्थान का श्लोक भी आपको नेक्स्ट ईयर में आएगा। यहाँ पे आप यही याद रखना कि जो मेद धातु होता है उसके मूल स्थान होते हैं रुक्क और वपवाना। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि किस प्रकार से रुक्क ही उसका मूल स्थान होता है। मेद में कोई विकृति होती है तो उसका इफेक्ट रुक्क पड़ेगा। रुक्क के कार्य में अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट मेद पड़ेगा। दैट इज शोअस कि रुक्क ही मेद धातु का मूल स्थान। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेदो धातु का पंचभौतिक संगठन। तो मेदो धातु का जो पंचभौतिक संगठन है उसका रेफरेंस आता है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक। लेकिन ये टीका का श्लोक है, भानुमति टीका का श्लोक है, जिसमें कहा गया है मेदो जल पृथ्व्यात्मकम। मेदो जल पृथ्व्यात्मकम, यानी मेद धातु में दो प्रकार के मुख्य महाभूत पाए जाते हैं, एक जल और दूसरा पृथ्वी। मेदो जल पृथ्व्यात्मकम, ये मैं आपको भेजूंगा नहीं क्योंकि ये 2 वर्ड्स हैं ओनली। मेदो जल पृथ्व्यात्मकम, इसका अर्थ ये होता है कि उसमें पृथ्वी और जल महाभूत का आधिक्य होता है। ये सुश्रुत संहिता की टीका है। चरक संहिता के अनुसार मेद धातु में जल महाभूत ही प्रधान होता है, उन्होंने पृथ्वी महाभूत के बारे में नहीं कहा है। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, मेद धातु की उत्पत्ति। मेद धातु की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वही न्यायों के अनुसार बताने की कोशिश की गई है। तो केदार कुल्य न्याय के अनुसार मेदो पोषक अंश हमें मांस धातु से मिलता है, उसके ऊपर मेद धातु अग्नि की प्रक्रिया होती है, और मेद धातु अग्नि की प्रक्रिया होने के उपरांत हमें स्थायी मेद धातु प्राप्त होता है, स्थायी मेद धातु की उत्पत्ति होती है। अब ये मेद धातु के पोषण के उद्देश्य इसी के अंतर्गत बताया गया है कि मेद धातु का अगर पोषण होता है तो उसके कारण
कौन से उद्देश्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। उसके अंतर्गत पहला उद्देश्य बताया गया है कि मेद धातु की शरण भर के निकलता है। तो शरीर की जो प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिज्म, उसमें कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्षरण होता है मेद धातु का, वो मेद धातु पोषण होने की वजह से रिगेन करता है, भर के आता है। ये पहला उद्देश्य साध्य होता है मेद पोषण से। दूसरा उद्देश्य बताया है कि मेद धातु को शरीर में जमा करना। तो दूसरी बात ये होती है कि मेद धातु जब ज्यादा मात्रा में बनेगा, अति ज्यादा नहीं, ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो उसके शरीर में संचय होगा। तो संचय होना आवश्यक होता है। जब कभी जरूरत अगर पड़ती है तो उसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उसका स्टोरेज होना भी शरीर में योग्य मात्रा में आवश्यक होता है। अब मेद पोषण के लिए आवश्यक घटक, मेद पोषण किस प्रकार के, मतलब मेद पोषण जो होता है उसके लिए कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही रहेगी कि हमें मेद पोषक आहार का ग्रहण करना पड़ेगा, तभी मेद का पोषण हो सकता है। यहाँ पे ये बात समझना आवश्यक है कि रिसेंट में ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि अवॉइड फैटी थिंग्स, उसकी वजह से, फैट बढ़ने की वजह से शरीर की जो आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, उसका ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से अटैक आता है। ये फॉल्स थिंग्स बताई जाती है। इसमें फॉल्स थिंग नहीं है, एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ये सही है, लेकिन उसमें टाइप्स होते हैं, HDL और LDL। ओके, तो HDL जो होता है वो अच्छा होता है LDL की कंपैरिजन में। LDL हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेद को अगर हमने फुल्ली अवॉइड कर दिया तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण धातु है जो शरीर का धारण भी करता है, शरीर का पोषण भी करता है, शरीर के कार्य योग्य तरीके से चलने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए फैटी फूड को टोटली अगर अवॉइड करोगे तो यू आर डिस्ट्रॉयड, बॉडी क्षीण होती जाएगी और हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो। ये काफी आफ्टर की बात है, लेकिन डिफेक्टेड बॉडी होते 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 इस प्रकार से हो सकता है। इसीलिए फैटी फूड को टोटली अवॉइड करना पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। योग्य मात्रा में मेदोजनक आहार का सेवन करना आवश्यक होता है। दूसरी बात आती है मेदो व स्रोतस की साम्यावस्था। तो अभी हमने मेदो व स्रोतस देख ही लिया, उसके मूल स्थान देखे। तो जो स्रोतस होता है उसकी अगर साम्यावस्था रहेगी, अगर वो योग्य तरीके से रहेगा, तो मेद का शरीर में एब्जॉर्प्शन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा। उसके बाद है मेद धातुअग्नि की साम्यावस्था। तो मेद धातुअग्नि की मांस से मिलने वाले पोषक अंश प्रक्रिया होने के बाद ही मेद धातु की उत्पत्ति होती है। जब ये मेद धातुअग्नि साम्यावस्था में रहेगी तभी मेद धातु योग्य तरीके से, योग्य मात्रा में हमारे शरीर में निर्मित हो सकता है। तो मेद धातुअग्नि की साम्यावस्था मेद पोषण के लिए आवश्यक होती है। आहार में उपस्थित मधुर रसात्मक व स्निग्ध आहार घटक से मेद धातु की निर्मित अधिक मात्रा में खले कपोत न्यायानुसार होती है। तो आपको पता है खले कपोत न्याय के अनुसार अगर हमने मेदो
की वृद्धि करने वाले आहार का सेवन किया तो सद्य मेद की वृद्धि होती है। तो मधुर अम्ल लवण इस रस से कफ की वृद्धि होती है, उसमें मुख्यतः मधुर रस के द्वारा मेद की वृद्धि कही गई है। तो मधुर रसात्मक और स्निग्ध आहार घटक जो होते हैं उसके अगर हमने सेवन किया तो खले कपोत न्याय के अनुसार मेद की वृद्धि सद्य रूप में हो जाएगी। उसके बाद मेदोधातु उत्पत्ति काल। मेद धातु उत्पत्ति के लिए 15 दिन लगते हैं, रस धातु के लिए 1 दिन, रक्त के लिए 5 दिन, मांस के लिए 10 दिन और मेद धातु की उत्पत्ति के लिए 15 दिन लगते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता। ओके, अब मेद धातु की गुण। मेद धातु के गुण जो है तो 6 मेद धातु के गुण बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज मेद धातु की। आप और भी ज्वाइन कर सकते हो, मुख्य गुण मैंने यहाँ पे बताए। द्रव, पहला द्रव, उसके बाद सेकंड स्निग्ध, थर्ड मृदु, फोर्थ गुरु, फिफ्थ स्थिर और छठा है श्लक्ष्ण। तो पहला द्रव, तो हमने देखा इसमें के अंतर्गत 2 महाभूत होते हैं, उसकी वजह से द्रवता ये रहेगी। इसका कार्य ही होता है शरीर का स्नेहन करना, स्नेह उत्पत्ति करता है शरीर में। तो इसीलिए, और स्नेह क्या होता है, किस प्रकार से स्नेहन करता है, ये इसके कार्य में हम डिटेल में देखेंगे। तो दूसरा गुण स्निग्ध। तीसरा गुण है मृदु। तो शरीर का स्नेहन होगा तो शरीर को मृदुता प्राप्त होगी, मार्दवता प्राप्त होगी, सॉफ्टनेस आएगी, इसीलिए मृदु। नंबर 4 गुरु। इसके अंतर्गत पृथ्वी महाभूत का भी आधिक्य बताया गया है, तो उसके वजह से उत्पन्न होने वाला गुण गुरु, बॉडी वेट में फैट, महत्वपूर्ण कार्य प्रतिपादित करता है। उसके बाद 5वां गुण है स्थिर। शरीर को स्थिरता प्राप्त होगी, अगेन से पृथ्वी महाभूत है, गुरु है इसलिए। और लास्ट है छठा श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण के विरुद्ध होता है खर। खर गुण होता है वात दोष का। तो शरीर में वात वृद्धि में शमन करने के लिए हमें मेद धातु वर्धक आहार ग्रहण करने पे वात को कम करने में सहायता मिलती है। तो श्लक्ष्ण गुण इसमें पाया जाता है। तो इसके गुण हुए। नेक्स्ट 12वें नंबर का पॉइंट है मेद धातु का अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण में मेद धातु जो होता है वो कितना होता है, तो ये रेफरेंस है चरक शारीर स्थान 7वें अध्याय के 15वां श्लोक। चरक शारीर स्थान 7/15। इसमें कहा गया है द्व्योमेधस। द्व्योमेधस, द्व्योमेधस का मतलब होता है 2 अंजलि। 2 अंजलि प्रमाण बताया गया है मेद धातु का। ये श्लोक भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि 2 शब्द है मात्र। द्व्योमेधस, आधा हुआ उसको द है, एक काना लगेगा और 2 मात्रा लगेगा, द्व्योमेधस। इसके जो नेक्स्ट श्लोक है जो हम देखने वाले हैं उसके भले ही जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये श्लोक भी आया है, तो वहां से आप लिख सकते हैं द्व्योमेधस। उसके बाद का एक श्लोक है जो यहाँ बताया है, बाकी जगह भी आपको इसको यूज कर सकते हैं।
इस श्लोक का रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/44, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 44वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि वैलक्षण्यच्च क्रीडानाम स्थित्वात् तथैव च दोष धातु मलानाम तु परिणाम न विद्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होने से एवं अस्थायी होने से वातादि दोष, रक्तादि धातु, विन्मूत्रादि मलों का निश्चित परिणाम नहीं हो सकता। दोष हो, धातु हो या मल हो, हर एक व्यक्ति की का शरीर अलग होता है। हर एक व्यक्ति की जो शरीर ढांचा होती है, कार्य प्रणाली होती है, उसमें भिन्नता होती है। इसीलिए दोष धातु मलों का अंजलि प्रमाण नहीं हो सकता है। ये सुश्रुत संहिता के अनुसार कहा गया है, याद रखना। सुश्रुत संहिता ने अंजलि प्रमाण ये बताया नहीं है। अंजलि प्रमाण जो बताया है वो सिर्फ चरक संहिता ने बताया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, जो धातु निर्मिति का काल होता है, धातु निर्मिति का काल सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत संहिता में बताया कि इतने दिनों में इतनी धातु की निर्मित होती है। चरक संहिता के अनुसार धातु निर्मित का काल हम योग्य तरीके से नहीं बता सकते। इसके संदर्भ में जो श्लोक है वो हमने इसके पहले धातुओं में हम देख चुके हैं कि ये एक सतत चलने वाले चक्र की समान प्रक्रिया होती है, जिसमें धातु पोषक जो घटक हमें आहार में मिला है उसके अनुसार धातुओं की निर्मित होती है। इसीलिए उसका निश्चित काल हम नहीं बता सकते, ऐसा चरक ने कहा है। जबकि सुश्रुत संहिता में उसकी निर्मित का योग्य काल बताया गया है। और सेकंड थिंग कि अंजलि प्रमाण जो होता है, अंजलि प्रमाण सिर्फ चरक संहिता में कहा गया है, चरक शारी स्थान में बताया गया है। 15वें अध्याय में 7वें अध्याय में 15वें श्लोक में सभी जो दशों के दश अंजलि प्रमाण है वहां पे बताए गए हैं। वो सुश्रुत संहिता में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, शरीर अलग होता है और उसकी कार्य प्रणाली भी अलग होती है, थोड़े बहुत मात्रा अधिक से। तो उसकी वजह से हर व्यक्ति के शरीर में जो दोष धातु मल है वो अस्थिर होते हैं, तो उसको हम तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ऐसा उनका कहना है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स याद रखना, इन्होंने बताया, इन्होंने नहीं बताया। इसके बाद हम देखते हैं मेद धातु की कार्य। मेद धातु की कार्य का जो श्लोक आया है वो सुश्रुत संहिता का हम देखेंगे। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें ही अध्याय का 7वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि मेदः स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्त्यानाम च। इसमें उसके मुख्य 4 कार्य बताए हैं मेद धातु के। सबसे पहला कार्य है स्नेहन, दूसरा कार्य है स्वेदन, तीसरा कार्य है दृढ़ता और चौथा कार्य है पुष्टाम अस्त्याम च, यानी अस्थि जो होती है उसका पोषण करना। तो ऑब्वियसली इसके बाद का जो धातु है अस्थि धातु है, तो उसका पोषण करना ये इसका कार्य रहेगा। अब हम इसके जो 3 कार्य बताए हैं उसको जरा विस्तारित रूप से देखते हैं। मेद धातु का पहला कार्य है स्नेहन। स्नेहन जो होता है बार बार आया है। आखिर ये स्नेहन किस प्रकार से होता है? तो स्नेहन की वजह से, स्नेहित आहार सेवन करने की वजह से, मित पोषक आहार के सेवन करने की वजह से शरीर के
अंतर्गत के मेद धातु की वृद्धि होती है और उससे शरीर का स्नेहन होता है। और वो होने के बाद शरीर में स्नेहन की वजह से 3 प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है मार्दवता। मार्दवता का मतलब होता है सॉफ्टनेस। तो बॉडी को जो सॉफ्टनेस मिलती है वो स्नेहन की वजह से मिलती है। सेकंड थिंग है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन। शरीर को जो लचीलापन मिलता है वो भी स्नेहन के कारण ही होता है। मैं बार बार एक एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर से एक बार बताऊंगा कि अगर कोई काठी है तो हम उसे चुकाते हैं एकदम से तो टूट जाएगी, लेकिन अगर हम उसको ऑयल से उसका स्नेहन करेंगे और उसके बाद उसको झुकाएंगे तो पहले ये बेंड होगी, बाद में टूटेगी, क्योंकि वहां पे उसका स्नेहन हुआ है। उसी प्रकार शरीर में अगर योग्य मात्रा में शरीर का स्नेहन होता रहेगा तो शरीर का लचीलापन जो होता है, शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मेंटेन की जाएगी और उसकी वजह से शरीर की जो भी क्रियाकल्प किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उसमें जो स्ट्रेंथनेस मसल को चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम मेद धातु के स्नेहन के द्वारा होता है। और ये इसका स्थान भी बताया गया है, संपूर्ण शरीर में होता है और संधि स्थान पे होता है, और उसकी वजह से जो पावर लगती है फंक्शन करने में वो इसके द्वारा दी जाएगी। तो लचीलापन बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथनेस बढ़ेगी। तो जो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो स्नेहन के द्वारा मिलती है। नंबर 3 बल, पावर, शक्ति, ताकत। ये भी शरीर अगर स्नेहित रहेगा तो उसी के द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए बल। तो स्नेहन से 3 चीजें हमें मिलती है, मार्दवता, लचीलापन तथा बल, सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर। नेक्स्ट जो इसका कार्य बताया गया है वो बताया गया है स्नेहन। स्नेहन जो होता है उसके वजह से शरीर में ऊष्मा की निर्मित होती है। तो आपको पता है थ्रू आउट द बॉडी कवरिंग होती है मेद धातु की, लाइक इंसुलेटर ये बॉडी में काम करता है। तो अगर इसकी मात्रा शरीर में योग्य रहेगी तो जितनी ऊष्मा निर्मित होनी चाहिए शरीर के कार्य के लिए, या फिर एटीपी के रूप में भी अगर हमें ताकत चाहिए तो इसका स्टोरेज अगर शरीर में रहेगा तो उसकी वजह से ऊष्मा की निर्मित होकर शरीर का जो ऊष्मा की जो लेवल होती है, किसी भी प्रकार का वेदर हो, शीत भी वेदर हो, तो वो उसकी ऊष्मा की निर्मित होकर शरीर की ऊष्मा की निर्मित की जाती है और साथ ही शरीर के अंतर्गत की ऊष्मा का नियंत्रण किया जाता है। शरीर में योग्य मात्रा में अगर मेद धातु होता है तो शरीर में निर्मित भी होती है और नियंत्रण भी होता है, क्योंकि ये शरीर में इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा विकृत मात्रा में बढ़ जाए तो उस वक्त ऊष्मा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो मेदस्वी लोग होते हैं जिनमें ज्यादा मेद वृद्धि होती है उन्हें ज्यादा पसीना आता है। उसके बाद 3 है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है वो इस प्रकार से लिया गया है कि मजबूती कैसे देता है शरीर को, तो इस शरीर में किसी लुब्रिकेशन की तरह कार्य करता है। आपको पता है जो मशीन्स होती है अलग अलग, उसको उसकी समय समय पे ऑयलिंग किया जाता है, उसको लुब्रिकेशन दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि उसका फंक्शन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से इजीली वे से चलता है। अगर उस मशीन का स्नेहन नहीं किया जाता है तो मशीन खराब हो जाएगी।
ज्यादा कार्यकारी नहीं रहेगी, जल्दी खराब हो जाएगी। और अगर ऑयलिंग प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको करते रहेंगे तो वो योग्य तरीके से कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार से मशीन में लुब्रिकेशन कार्य करता है, उसी तरीके से शरीर रूपी यंत्र में, शरीर रूपी मशीन में मेद धातु लुब्रिकेशन का कार्य करती है। इसीलिए उसका स्थान संधि कहा गया है। मेद धातु श्लेषक कफ, इसका संबंध समझा जा सकता है। इसीलिए उसको लुब्रिकेट कहा जाता है। तो ये हो गया इसका दृढ़ता यह कार्य। उसके बाद अस्थि का पोषण करना, तो ये तो नॉर्मल है। तो इस प्रकार से मेद धातु के ये कार्य हो गए। ओके, तो ये मेद धातु का कार्य हो गया। एक और पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर का कार्य। मेदो धातु का कार्य तो हो चुके हैं। 14 नंबर का पॉइंट, मेद धातु का कफ दोष के साथ आश्रय-आश्रय संबंध। आपको पता है मेद धातु और कफ दोष, इसका आश्रय-आश्रय संबंध होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में पांचभौतिक संगठन जो होता है वो समान होता है। मेद धातु और कफ दोष दोनों में पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं। अब समान महाभूत है तो इनके गुण भी समान रहेंगे, गुण समानता रहेगी। तो पृथ्वी और जल के जो गुण हैं वही हमें मेद धातु में दिखाई देते हैं। पृथ्वी की गुरु और स्थिरता, ये गुण भी होते हैं मेद में। और जल के द्वारा जो उसे मिलते हैं स्निग्धत्व और श्लक्षणत्व, ये दो गुण भी देखे जाते हैं। तो इनकी गुणों में समानता होती है। अगर पांचभौतिक संगठन में समानता है और गुण में भी समानता है तो उसकी वजह से कार्य में भी समानता रहेगी मेद धातु और कफ की। तो शरीर का स्नेहन, शरीर घटकों की वृद्धि होना, शरीर की जो क्षरण होता है वो कम होना, ये सभी कार्य मेद धातु के द्वारा होते हैं। शरीर का स्नेहन होगा, कफ भी करता है, मेद धातु भी करता है। शरीर की वृद्धि होगी, कफ के कारण शरीर की वृद्धि होती है, और ग्रोथ जो होती है मेद के कारण भी होती है। शरीर का जो क्षरण होता है वो कफ दोष के द्वारा कम किया जाता है, स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। वही कार्य शरीर में मेद भी करता है। शरीर का क्षरण कम करके स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। देयरफॉर मेद धातु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कफ दोष। इसका अर्थ मेद की अगर शरीर में वृद्धि होगी तो कफ की वृद्धि होगी, और कफ की वृद्धि होगी तो स्थूलता बढ़ेगी। और अगर मेद का शरीर में क्षय होगा तो शरीर में कफ का भी क्षय होगा, और कफ का अगर क्षय होगा तो शरीर में कार्यक्षमता होगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो शरीर में योग्य मात्रा में मेद रहेगा तो कफ भी मेंटेन किया जाएगा और स्थूलता उत्पन्न नहीं होगी। योग्य मात्रा में मेद रहने की वजह से कार्यक्षमता भी उत्पन्न नहीं होगी, कफ का क्षय नहीं होगा, तो शरीर कार्य भी नहीं होगा। तो दी बोथ थिंग्स डिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर हमने दोनों को मेंटेन किया तो ये दो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से मेद धातु और कफ दोष का आश्रय आश्रय संबंध है। इसके बाद का जो पॉइंट आता है मेद धातु की सारता के लक्षण, चरक संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत हमने मेद धातु और उसका संबंध देखा है। उसके बाद पांचभौतिक संगठन, उत्पत्ति, उसका काल, गुण, अंजलि प्रमाण, कार्य और आश्रय आश्रय भाव, ये पॉइंट्स देखे।
तो जो उसका रुक्को के साथ संबंध था वो थोड़ा ट्रिकी था, आपको समझ ही गया होगा जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उसके द्वारा, और बाकी पॉइंट्स भी तो सुन लीजिए, समझ लीजिए इससे संबंधित श्लोक।